हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम UPPSC उसके लिए RO की जो वैकेंसी आई है उसके लिए टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं। किसकी? दी है IAS की। टेस्ट नंबर 6 का पार्ट 1 GS का है। GS टेस्ट नंबर 6 पार्ट 1 आज शुरू करेंगे। इसका PDF RDX गुरु इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर अपलोड कर दिया गया है। अभी कर दूंगा बस इसके ख़त्म होते ही। आप लोग सबका अब तक के सभी टेस्टों का PDF वहाँ से ले सकते हैं। ओके, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मापुतो की खाड़ी कहाँ स्थित है? आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। तो ये है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में स्थित है। मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कौन? मापुतो की खाड़ी। अगला, अफ्रीका माइनर में कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। सही है, बिल्कुल राइट है ऑप्शन बी। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया ये क्या है? अफ्रीका माइनर में शामिल है। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये सब जानते हैं। अगला, सत्य कथन बताना है कौन सा है। हॉर्न पठार कनाडा में अवस्थित है। बताओ, सही है ये बात? हाँ, कूट से बताना है। चलो देखते हैं। उसके बाद क्षेत्रफल में रूस के पश्चात कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है। सही है, दोनों ही बात सही है। सी, हॉर्न पठार जो है ना, ये कनाडा में ही स्थित है। सी ऑप्शन सही है। मकर रेखा पर स्थित देशों का सही समूह कौन सा है? इनमें से बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन से तीनों जो देश, तीन देश दे रखे हैं ना हर एक ऑप्शन में, तो उनमें से तीनों कौन से सही हैं जो मकर रेखा पर हैं? तो ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और टोगा, ये तीनों सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। और देखो मकर रेखा पर कौन कौन से देश हैं। देखो, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, टोंगा, बोत्सवाना, नामीबिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया जो फ्रांस का भाग है। ये 12 देश जो है इस पर मकर रेखा पर पड़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। ऑप्शन डी हो गया। अच्छा, अभी पिछले टेस्ट में मैंने पढ़ाया था गुआनो खाद, है ना। गुआनो खाद पक्षियों द्वारा बनाया जाता है, पक्षियों के बीट से जो बनता है। सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं उसमें। निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो भैया टुंड्रा, टुंड्रा वायम को जो है आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। छठा डी हो गया। आ जाओ 7वें में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे पास है? तो ये पेशावर जो है ना पाकिस्तान का, सबसे पास है। किसके? खैबर दर्रे के सबसे पास पेशावर। हिंदुकुश पर्वत के सफ़ेद कोह पर्वत, ये सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में पड़ता है खैबर दर्रा। अगला, कथन कारण क्वेश्चन है। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। नहीं, दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है। अगला देखो, कृष्ण छिद्र पर गोत्रीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी नहीं निकलने देता। ये सही है। कथन गलत और कारण सही, ये सही है। ठीक है, ए गलत, आर सही। डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नवनियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर ने किया था। सही है पहली बात। तो ये बात पहली जो है बिल्कुल सही है। ली का नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित ली, तो ये दोनों ही बात सही है। दोनों बात सही है। ऑप्शन ए हो गया। जी टेलर ने नवनियतिवाद भूगोल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ली का नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित, ये बात दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बंदरगाह बताना है और देश कौन सा इसमें सही नहीं है। पोर्ट डायमंड कहाँ? कनाडा में? नहीं भैया, ये पहला ही गलत हो गया। कहाँ पे है फिर ये जो है कहाँ पे? ये है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में पोर्ट डायमंड। और पोर्ट नैलोथ को ही वो है पोर्ट डायमंड बोलते हैं। पोर्ट नैलोथ पोर्ट डायमंड बोलते हैं। एगार का रूस में सही है। याकोहामा जापान, रॉटरडम नीदरलैंड, ये सही है। ठीक है, अगला देखो 11। निम्नलिखित औद्योगिक नगरों में से कौन सा एक चीन में स्थित नहीं है? अनसन, कैंटन, वुहान, ये तीनों चीन में है लेकिन किनकी नहीं है। किनकी कहाँ है? जापान में स्थित है। कौन सा हो गया? सी होगा 11 का। किनकी? जापान में। अगला देखो, कौन सी एक घटना आयनन मंडल में नहीं होती? आयन मंडल में नहीं होती। ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण, मौसम संबंधी घटनाएं, ये नहीं होती है। बाकी तो होती हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश होता है। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला देखो, निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन एक सा ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? इनमें से तो सिम्पसन, सैंडी और ग्रैंडी ये सब हैं। मोजावे नहीं है। मोजावे कहाँ पे है फिर भैया? मोजावे कैलिफोर्निया में, यूएसए। मोजावे कैलिफोर्निया यूएसए में है। ये कौन सा मरुस्थल? मोजावे मरुस्थल। अगला, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है नगर और नदी उनके, मतलब इन ये नगर जो है नदी के किनारे हैं। तो बताओ, वारसा। देखो पहले सबसे पहले कीव मिलाओ। कीव किसके किनारे है? तो ये नी पर के है, तो सी में हो गया 4। सी में 4, इसमें भी है इसमें भी है, 2 ऑप्शन हो गए। अब एक और दिखा लो। पहले वारसा को पकड़ लो। वारसा कहाँ है? अब बताओ। तो वारसा क्या है? विस्चुला नदी के किनारे। ये विस्चुला 2 हो जाएगा। वारसा विस्चुला पहले में हो गया 2।
तो 2 हो गया, 2 और 4, 2 और 4, देखो ये ऑप्शन हो गया, 2 1 4 3 है। तो देखो वारसा विस्चुला और काराकस गुएरे के, कीव नीपर के और मैड्रिड मंजानारेस के, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, मिला लेना। 2 1 कितना था, 2 1 4 3। अगला देखो, निम्नलिखित पर विचार करें। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियां जीरोफाइट होती हैं, सही है। दलदली क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियां हाइग्रोफाइट, सही है। लवणीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियां हेलोफाइट, भी सही है, तीनों ही सही हैं। कौन से सही सुमेले, तो तीनों ही है ना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, तीनों सही है। अगला देखो, हाँ जी, कौन सा हो गया, 15 हो गया, 16 में आ जाओ। 16, बालकस झील कहाँ पे है, तो ये कजाकिस्तान में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहाँ पे है बालकस झील, कजाकिस्तान में, ऑप्शन हो गया डी। अगला देखो, रायलसीमा निम्नलिखित में से किस एक पठार का दक्षिणी विस्तार है, रायलसीमा, तो ये भैया तेलंगाना का पठार जो है ना, उसी का दक्षिणी विस्तार है रायलसीमा पठार, ठीक है। अगला हो गया, 17 हो गया। अगला देखते हैं, 18 है। नहर और नदी, किस नदी से नहर निकली है, मिलाना है आपको, ठीक है। तो देखो, सही उत्तर बताना, ऐसे कौन सा सही है, मतलब है मिलाओ। तो सरहिंद, सरहिंद नदी किससे निकली है बताओ, सतलज से, बिल्कुल सही है, सरहिंद नदी सतलज से। एडन नदी दामोदर से, ये भी सही है। एनीकट कावेरी से, ये भी सही है, एनीकट कावेरी से। और तिलपाड़ा मयूराक्षी से, सही है। 1 2 3 4 ही हो गया, 1 2 3 4 ए ऑप्शन हो गया। तो देखो, सरहिंद सतलज से, एडन दामोदर नदी से, और एनीकट कावेरी से, और तिलपाड़ा मयूराक्षी से। 19वां मिलाओ, 19वां देखो अभी। हाँ, नीचे दिए गए कथन जिसमें से, अभी कथन कथन कारण क्वेश्चन है। तो देखो, भावर प्रदेश में नदियाँ विलीन हो जाती हैं, बिल्कुल राइट है। इस प्रदेश में पारगम्यता यानी परमेबिलिटी अधिक होती है, ये भी सही है। इसी कारण से ये क्या है, विलीन हो जाती हैं, ए सही है। ए सही है किसका, 19 में होगा, ए सही है। और व्याख्या भी करना है, कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है। अगला देखो, 20 नंबर, सौरमंडल के निम्नलिखित ग्रहों में से किस एक को लघु सौर तंत्र कहते हैं, तो ये बृहस्पति को कहते हैं। किसको, 20 में हो गया डी, बृहस्पति को लघु सौर तंत्र कहते हैं। लगभग 12 वर्ष में, पृथ्वी के 12 वर्ष में एक चक्कर लगाता है सूर्य का। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, हिमनद और नदी, सियाचिन नुब्रा, मतलब देखो नुब्रा नदी सियाचिन हिमनद से निकलती है, सही है, ये बिल्कुल सही है। नुब्रा नदी सियाचिन से निकलती है। और तीस्ता नदी जेमू से निकलती है, ये भी सही है। और ये यमुना नदी बंदरपूर से निकलती है, ये भी सही है, बंदरपूर से निकलती है। और ये चेनाब नदी मेलाम से, नहीं, चेनाब नदी मेलाम से नहीं निकलती, चेनाब 12 सिगरी, चेनाब जो है 12 सिगरी से निकलती है, 12 सिगरी ग्लेशियर से। और जो ये मिलाम से कौन सी निकलती है, गोरी गंगा नदी मिलाम से निकलती है, ठीक है, इसलिए गलत है। अगला देखो, भारत में स्थित निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक पश्चिमी तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर, तो देखो जंजीरा, एन्नौर, हल्दिया, तूतीकोरन। देखो ये जो है ना, जंजीरा, जंजीरा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। यही यही जो है पश्चिमी तट पर हो गया। बाकी एन्नौर तमिलनाडु में, तूतीकोरन तमिलनाडु में, और हल्दिया पश्चिम बंगाल में, तो ये सब पूर्वी तट पर हो गए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सबसे दक्षिण में स्थित, सबसे दक्षिण में, तो सतलज जो है ना भैया, ये सबसे दक्षिण में। अब थोड़ा इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम भी थोड़ा सा याद रख लो। सबसे उत्तर में श्योक, फिर आती है जास्कर, और फिर स्पीति। श्योक, जास्कर, स्पीति, और उसके नीचे सतलज है, ठीक है, सबसे दक्षिण में सतलज, श्योक, फिर जास्कर, और फिर आती है स्पीति। इंपॉर्टेंट है। किंगरी विंगरी दर्रा अवस्थित है कहाँ, उत्तराखंड में स्थित है। 24 में का सी होगा, किंगरी विंगरी दर्रा उत्तराखंड में, और चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाकी उत्तराखंड के और दर्रे देख लो, लिपुलेख, सैलसाल, धर्मा, बाराहोती, नीति, माना, ये सब उत्तराखंड के हैं। अगला देखो, देश के 1/3 क्षेत्रफल में वन अथवा वृक्षारोपण होने की अनिवार्यता किस नीति के अनुसार आई थी, तो 1988 की जो नीति आई थी ना, उसमें बोला गया था कि देश के 1/3 भाग पर अवश्य ही वन होने चाहिए, सी ऑप्शन सही है। अगला, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है, जलोढ़ मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है, नहीं भैया, जलोढ़ मृदा क्षेत्रीय नहीं है। ये काली मृदा एक क्षेत्रीय मृदा होती है। काली मृदा एक अनुपजाऊ मृदा है जिसके जल की धारण क्षमता कम होती है। दोनों ही बात गलत हो गई, तो क्या पूछा है, सही पूछा है ना, डी हो गया, इसमें हो गया ऑप्शन डी, 26 में डी हो गया। देखो, जलोढ़ मृदा एक अक्षेत्रीय मृदा है, मतलब बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, बहुत एरिया में, इसलिए क्षेत्रीय नहीं है केवल। काली मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है और उपजाऊ होती है, और जल धारण क्षमता काली मृदा में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए दोनों ही बात गलत हैं। अगला देखो, 27 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। RLEGP कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को शुरू हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। अब समझेंगे इसको, RLGP क्या है, पहले समझ लो। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983 में शुरू हुआ, बिल्कुल राइट है, ठीक है। दूसरा देखो, इसमें केंद्र सरकार की 100% हिस्सेदारी है, बिल्कुल राइट है, दोनों सही है।
सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। ठीक है। 28 आशा। आशा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। आशा है क्या, पहले इसके बारे में समझो। आशा की फुल फॉर्म देखो, एक्रीडेटेड एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। जो प्रशिक्षित महिलाएं होती हैं ना गाँव में, जो प्रसव वगैरह कराती हैं महिलाओं को, उनको बोलते हैं आशा। आशा एक प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य सहायिका है जो समुदाय तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सहायिका के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल राइट है। आशा उसी गांव से कोई महिला होती है, बिल्कुल सही, राइट है। जिस गांव में होगी ना उसी गांव की होगी। असत्य पूछा है तो डी है, कोई भी सत्य मतलब असत्य, मतलब दोनों ही सत्य हैं तो असत्य कहाँ से होगा, डी हो गया इसका ऑप्शन। ठीक है, 28 में डी हो गया। अगला, नई पेंशन स्कीम, एनपीएस, न्यू पेंशन सिस्टम या स्कीम, वित्त मंत्रालय के अधीन चल रही एक केंद्र सरकार समर्थित पेंशन स्कीम है। सही है, बिल्कुल राइट है, ये बात जो है सही है। 18 से 65 वर्ष, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, 18 से 65 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक, निवासी या अनिवासी एनपीएस का सदस्य हो सकता है। सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा है असत्य, तो कोई भी असत्य नहीं है, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो घुमाया है क्वेश्चन। देखो, एनपीएस क्या है, 2004 में शुरू की गई है ना। ओल्ड पेंशन, ओपीएस को हटा के एनपीएस शुरू की गई थी, ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा के न्यू पेंशन स्कीम। 2009 में सभी क्षेत्रों के लिए इसको खोल दिया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, ये जो ओसीआई होते हैं ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर पीआईओ, क्या, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और एक होते हैं एचयूएफ यानी हिंदू संयुक्त परिवार, ये जो होते हैं ना, ये इसके पात्र नहीं हो सकते हैं, बस ये ध्यान रख लेना। अगला देखो, कथन कारण क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक ग्रामीण शाखा की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये राइट है, एकदम एकदम राइट है। दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं कौन, भूमि विकास बैंक ग्रामीण के लिए। दीर्घकालीन साख का ढांचा सभी राज्यों में एक समान है, ये गलत है, सभी राज्यों में अलग अलग है, तो ए सही, आर गलत, सी ऑप्शन हो जाएगा किसका, सी, 30 का हो जाएगा सी। सभी राज्यों में ढांचा अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। ठीक है, एक जैसा कैसे हो जाएगा, कहीं कैसी ज़रूरत है, कहीं कैसी ज़रूरत है, तो अलग अलग रखना पड़ेगा। अब देखो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई, 1998 में भाई। इस किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी, तो आर बी गुप्ता समिति, इंपॉर्टेंट है, आर बी गुप्ता समिति की सिफारिश पर अगस्त 1998 में केसीसी शुरू हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, नाबार्ड क्रेडिट कार्ड की प्रबंधक इकाई, नाबार्ड। और जबकि सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, ये सब वाणिज्य बैंक जो हैं किसानों को ऋण बांटते हैं, लेकिन प्रबंध कौन करता है, नाबार्ड करता है, केसीसी का, आरबी गुप्ता समिति। अब कथन कारण क्वेश्चन है, विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। बिल्कुल राइट है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल सही है, इसलिए तो दोनों चीज़, मिश्रित में क्या है, व्यक्तिगत चीज़ें भी शामिल होती हैं और सरकार भी होती है, इसलिए कथन कारण दोनों सही, और व्याख्या भी कर रहा है ए। इसमें दोनों की रक्षा की जाती है, व्यक्ति की भी और राज्य की भी, लोगों की भी, और पर्सनल जो इसका है, जिसका जो उद्योग है उसका भी रक्षा की जाती है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो किसके, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा, सी हो गया 33वें में सी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको जारी करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक, सी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी माना जाता है, तो बताओ। ये होता है FII, 34 में हो गया बी, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हॉट मनी बोला जाता है, हॉट मनी, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रणेता कैसे माना जाता है, तो PC महालनोबिस कि विश्वेश्वरैया, M विश्वेश्वरैया, ए, 35वें में ए, M विश्वेश्वरैया साहब को प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया एक किताब लिखी थी उन्होंने, हैं, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, उसमें इन्होंने सर्वप्रथम 1934 में आर्थिक नियोजन के बारे में बताया था, तो ये है ए। अगला देखो 35, क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी 35 हो गया क्या, एक मिनट, 34 35 हो गया, हाँ ठीक है, 36 आ जाओ, 36 में आओ। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। इस योजना का प्रारंभ 2019 में हुआ, सही है, सही है बिल्कुल बात। अच्छा, कौन से कथन सत्य हैं बोलना है, सत्य, ठीक है। छोटे एवं सीमांत किसानों की वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा योजना है, बिल्कुल ये भी सही है। 18 से 40 आयु वर्ग के किसानों को सम्मिलित हैं, सही है, तो डी ऑप्शन होगा, सभी सही है इसमें। अगला देखो 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का राजकोषीय उपाय नहीं है, राजकोषीय उपाय नहीं है, तो बताओ। उत्पादन में वृद्धि, कठोर साख नीति अपनाना, प्रगतिशील करारोपण, संतुलन बजट बढ़ाना, तो राजकोषीय उपाय नहीं है किसका, मुद्रास्फीति को, तो कठोर साख नीति अपनाना, 37 में ऑप्शन सी। देखो, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के दो उपाय हैं, एक राजकोषीय उपाय और एक होता है मौद्रिक उपाय।
कठोर साख नीति अपनाना, मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना, ये क्या है, ये मौद्रिक उपाय हैं। जबकि ये जो है ना बाकी और जो दिए संतुलन बजट, प्रगतिशील करारोपण, उत्पादन वृद्धि, ये क्या है, ये हो जाएंगे मौद्रिक सॉरी ये राजकोषीय उपाय। अगला देखो, केंद्रीय बजट 2023 में घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से किस एक का संबंध आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग से उनका संरक्षण करने से है? तो अमृत धरोहर योजना, अमृत धरोहर योजना का संबंध है कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाए, बी ऑप्शन हो जाएगा 39 में। समुद्री मछली उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम है? तो भैया गुजरात प्रथम है, दूसरे नंबर तमिलनाडु और तीसरे पे आंध्रा। ठीक है, गुजरात टॉप पे है, 39 में हो गया डी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त तथा का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? मतलब कृषि वित्त, कृषि के लिए वित्त प्रोवाइड करने वाला गैर संस्थागत स्रोत नहीं है, गैर संस्थागत नहीं है, यानी संस्थागत है। तो महाजन और साहूकार गैर संस्थागत, आड़ियते, व्यापारी, ये सब गैर संस्थागत, लेकिन सहकारी समितियां क्या हैं, संस्थागत होती हैं, संस्थागत। ओके, अगला देखो, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार? तो ये नरसिम्हन समिति है, तो कई बार पढ़े हैं, 41 का सी हो जाएगा, नरसिम्हन समिति 1991 में आई थी, एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में, है ना। वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, नरसिम्हन समिति अथवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति, एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में 1991 में। अगला देखो 42वां देखो, नीचे कथन कारण दिए हैं, तो कथन क्या है, लॉर्ड एलनबरो के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। सही है, बिल्कुल राइट है। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का परिणाम था, ए सही है, ए और आर दोनों सही, व्याख्या भी कर रहा है। कौन सा, 42 में हो गया ए। 1842 में एलनबरो ने सिंध को भैया भारत में मिला लिया था, ब्रिटिश में मिला लिया था, भारत कहाँ था, ब्रिटिश था। धर्म तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचना है? ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम, किसकी है, ज्योतिबा फुले साहब की, पढ़ लिए हैं इसको पहले भी हम। गुलामगिरी भी इन्होंने लिखी, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना, याद है ना। अगला, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल नीति, जिसको क्या बोलते थे, शांत जल नीति, इसको बोलते थे ब्लू वाटर पॉलिसी, तो किसकी है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसी ने, ये पहला गवर्नर था पुर्तगाली गवर्नर जिसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, अल्मीडा ने। ओके, 44 में हो गया ए। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है? श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु किसके बाद होती है? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है भैया? ये होता है 1799 में, 1799 में होता है, और इसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वेलेजली उस टाइम पे गवर्नर जनरल था, वेलेजली। 45 हो गया, 46 में आओ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख विद्रोह और संबंधित नेता, पाय का विद्रोह, बक्सी जगबंधु, बताना है आपको, सही है, बिल्कुल सही है, पाय का बक्सी जगबंधु सही है। रामोसी विद्रोह, चित्तर सिंह, सही है, बिल्कुल राइट है। अहोम विद्रोह चक्र बिसोई, ये सही नहीं है। अहोम विद्रोह क्या, गोमधर कुंवर थे अहोम विद्रोह से संबंधित, है ना। और खासी विद्रोह तीरथ सिंह, ये सही है। बाकी जो चक्र बिसोई हैं वो खोंड विद्रोह, चक्र बिसोई खोंड विद्रोह से संबंधित हैं, और अहोम से क्या है, गोमधर कुंवर। ठीक, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा? तो 1924 में, जब बेलगांव में पहली बार गांधी जी ने अधिवेशन किया था ना, अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उसी वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसने? अंबेडकर साहब ने, 1924 में। 47 में हो गया बी। ठीक है जी। अच्छा, 1927 में बहिष्कृत समाज की स्थापना की थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 24 में, और बहिष्कृत सभा 1927 में। इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना असहयोग आंदोलन के पश्चात घटी? तो भैया कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ है। अब 20 के बाद घटना देख लो। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 16 में हुआ है। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना, ये भी 16 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, यही है। कामागाटा मारू प्रकरण 1914, तो सी ऑप्शन हो गया, 1923 में ये स्वराज पार्टी। यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। किसकी उक्ति है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने बोला था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने बोला है, ऑप्शन ए। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस इनके परम गुरु थे। अगला, ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना किसके उद्देश्य से? इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उनको छीनना। जो भूमि कर रहित, जो भूमि नहीं दे रहे थे, जो कर नहीं दे रहे थे ना जागीर, उनको पता करना, उनको छीनना, इनाम कमीशन था ये। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में मेयर किस वर्ष चुने गए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 1923 में ये मेयर चुने गए थे, और 38-39 में 2 बार ये अध्यक्षता करते हैं किसकी? कांग्रेस की। निम्नलिखित पर विचार करें।
मालवा, चित्तौड़, गुजरात और रणथंभौर। अलाउद्दीन के विजयों का सही क्रम क्या है? तो देखो इसमें एक पकड़ लो आप, इसमें जो है इसमें सबसे लास्ट वाला पकड़ लो। तो सबसे लास्ट में है मालवा विजय, है ना? फिर भी नहीं आ रहा है, मतलब एक लास्ट में होना चाहिए, नहीं। और सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है इसमें, देखो तो कौन सा आएगा इसमें, गुजरात विजय 3। तो गुजरात विजय सबसे पहले, लास्ट में ये डी हो जाएगा ऑप्शन। तो 3 है सबसे पहले, मतलब गुजरात विजय। देखो गुजरात विजय 1227, गुजरात विजय 1227 में। उसके बाद रणथंभौर विजय 1301 में। उसके बाद है चित्तौड़ विजय 1303 में, 1303 चित्तौड़। और भैया सबसे लास्ट में इनमें से मालवा विजय 1305, 1305 मालवा विजय। ठीक है, 3 4 2 1 बावन हो गया। निम्नलिखित में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सती प्रथा पर रोक लगाई थी सिकंदर ने। इंपॉर्टेंट है, क्यों है? कश्मीर का शासक था सिकंदर, उसने सती प्रथा पर रोक लगाई। लेकिन उसका पुत्र कौन था? जैनुल आबदीन, जिसे कश्मीर का अकबर बोलते हैं। हिंदुओं की भावना को देखते हुए उसने जो है सती प्रथा को दोबारा शुरू कर दिया था, यही जैनुल आबदीन ने। और रोक लगाई थी सिकंदर ने। औरंगजेब द्वारा अपनी बेगम कौन? राबिया उद्दौरानी की स्मृति में निर्मित बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इसको फूहड़ नकल ऑफ ताजमहल, ताजमहल की फूहड़ नकल भी बोलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। कथन कारण क्वेश्चन है, अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू बैराट से प्राप्त लघु शिलालेख में मिलता है। 55 में बताना है। सही है ये बात? सही है बिल्कुल। ये भाब्रू अभिलेख से पता चलता है कि अशोक बौद्ध था, बिल्कुल सही है, ये सही है। उसके बाद देखो कारण क्या है, इस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य बताया? नहीं, इसमें नहीं बताया है। ये सही है, आर गलत है, इसमें नहीं बताया है। इसने मास्की के जो लघु लेख है ना, मास्की का लघु शिलालेख है, उसमें अशोक ने अपने को बौद्ध शाक्य या बुद्ध शाक्य बताया। ठीक है, ए सही, आर गलत, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो 56, चोल काल में पेरुंदनम और सिरुंदनम ये कौन थे? तो चोल काल में उच्चाधिकारी को पेरुदनम और निम्न अधिकारियों को, निम्न श्रेणी के अधिकारियों को सिरुदनम कहते थे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उच्च अधिकारी पेरुंदनम और सिरुंदनम निम्न श्रेणी का अधिकारी, ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, उत्तर मीमांसा बद्रायण सही है, पूर्व मीमांसा जैमिनी सही है। उसके बाद में वैसे से कणाद, ये भी सही है। न्याय मीमांसा कपिल नहीं भैया, गौतम। न्याय मीमांसा गौतम। और कपिल का क्या है फिर बताओ? ये है कपिल पर सांख्य दर्शन के, सांख्य दर्शन कपिल का, और न्याय दर्शन किसका है? ये गौतम का है। तो डी ऑप्शन सही नहीं है। 57 हो गया। 58 आ जाओ। वैदिक साहित्य में उल्लेखित विदुषी स्त्रियों में कौन एक ऋषि अगस्त की पत्नी? ऋषि अगस्त की पत्नी कौन थी? तो लोपामुद्रा थी। ठीक है, 58 हो गया, सी। अगला देखो, धार्मिक साहित्यों में से किसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्र संहिता, 1,00,000 श्लोक हैं इसलिए सतसहस्त्र संहिता। तो महाभारत है ऐसा, महाभारत को बोलते हैं सतसहस्त्र संहिता। अगला, शेरशाह सूर्य के संबंध में कथनों में से कौन सा एक सत्य है? इसने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया, सही है। इसने कबूलियत और पट्टा प्रथा प्रारंभ की, ये भी सही है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन, ये भी सही है। सभी कथन सही है, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, सभी कथन कारण क्वेश्चन है भैया। अभी कथन क्या है? शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी। कैबिनेट नहीं थी, क्यों? क्योंकि वो जो 8 मंत्री थे ना, इसके 8 जो बताए गए हैं इसके मंत्री नहीं थे, वो एक तरह से वो सचिव की तरह काम करते थे, इसके अंडर में काम करते, जो आज के सचिव काम करते हैं ना मंत्रियों के, ऐसे थे, मंत्री नहीं थे वो। अच्छा, 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति का, हाँ ये सही, यही तो कारण है। कथन कारण सही और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन हो गया। कौन से में कौन सा क्वेश्चन है? 61 में ए ऑप्शन हो गया। ओके, चलो 62 आ जाओ। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की लोक निर्माण विभाग की स्थापना। कार्य कब है? 1351 से लेकर 1388 तक कार्यकाल है किसका? फिरोज शाह तुगलक का। चलो जी अगला देखते हैं। मराठों के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक संधि ने वारेन हेस्टिंग, अच्छा मराठों से एक संधि की थी वारेन हेस्टिंग्स ने, उसको बोला था उसने कागज का एक टुकड़ा, उसने बोला था ये संधि जो है केवल कागज का एक टुकड़ा है। तो ये पुरंदर की संधि है। कब हुई थी ये? 1776 में हुई थी, पेशवा माधवराव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच में। इसी को बोला था हेस्टिंग्स ने कि एक कागज का टुकड़ा है मात्र। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? ये राष्ट्रपति को देगा। कौन होता है राज्यसभा का सभापति? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति को ही देगा भैया। लोकसभा में सीटों का आवंटन तथा राज्यों में युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
उत्तर प्रदेश 80 है, सही है। केरल 20, केरल 20 है क्या? नहीं भैया, हाँ सही है, केरल 20 है। हाँ हाँ, पंजाब गलत है, पंजाब में 15 नहीं है, पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, गुजरात में 26 हैं, सही है। सी गलत है। अच्छा, इनमें से बताना कौन भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो देवीलाल साहब भी रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं, और जगजीवन राम, ये सभी रहे हैं, चारों चारों रहे हैं, ठीक है, ये चारों रहे हैं। चलो अगला देखो, कुल अब तक 7 रहे हैं उप प्रधानमंत्री। वल्लभ भाई पटेल साहब, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई बी चौहान भी रहे हैं, और देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब रहे, 7 रहे, ठीक। 67 राजनीतिक दल और स्थापना वर्ष का सही सुमेलित है, एक सही सुमेलित है, बताना कौन सा। तो सीपीआई की स्थापना 1920 में, बाकी ये गलत हैं। तो डीएमके, तो क्या नाम है डीएमके? द्रविड़ मुन्नेत्र कणकम, ये 1949 में, 64 नहीं 49 में स्थापना है डीएमके की। एनसीपी की स्थापना 1999 नहीं, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं ना, तो 1999 में, 1999 में। अच्छा, और बीजेपी 85 में नहीं, 80 में बीजेपी, ठीक, 80 की है बीजेपी। चलें जी। 68वां कथन कारण क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन की शक्ति राष्ट्रपति को है? नहीं भैया, संसद को। संविधान का भाग 20 और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन संबंध, ये सही है, ए गलत, आर सही, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय के संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 21 में है। किसमें? भाग 21 में। अगला देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 क्या वर्णित करता है, किसे संबंध है? आपातकाल नहीं, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में, उनको प्रभावी करने में असफलता, मतलब संघ ने कोई आदेश दिया और उसको पालन नहीं करता है कौन? ये राज्य। तो इस आधार पर जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, इस बात को बताता है अनुच्छेद 365। कौन सा? अनुच्छेद 365, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया, कई बार पूछा है। समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानूनों के बीच संघर्ष है, तो क्या होगा? केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा, इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन, ठीक है, यही है, तो एकदम क्लियर है। निम्न कथनों पर विचार करें, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को नहीं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। 72 में पहला हो गया गलत। अच्छा, विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद 6 सप्ताह के अंदर दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। दोनों ही बात गलत है, क्यों? सत्य पूछा है ना, दोनों ही गलत हैं, क्यों? क्योंकि ये 6 सप्ताह नहीं है, 6 महीने तक अगर पारित नहीं होता, एक सदन से पारित हो गया और दूसरे में पारित नहीं हुआ 6 महीने तक, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। 73 आ जाओ, किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानून कार्रवाई रोकने के लिए निम्न न्यायालय को कौन सी लेख या रिट जारी की जाती है? ये प्रतिषेध है ना, 5 तरह की रिट होती हैं, कौन कौन सी होती हैं बताओ? तो देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। तो इसमें प्रतिषेध जारी की जाती है उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को। कथन कारण क्वेश्चन है, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता या शक्ति का अधीन नहीं है, ये बात सही है? बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की उद्देश्य के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, इसीलिए तो यही तो है, कथन कारण दोनों सही है। यही तो बात है कि हम किसी का भी इंटरफेयर नहीं है हमारे मामले में, चाहे इंटरनल मामले हो चाहे एक्सटर्नल मामले हो, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसलिए तो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। 75 में आ जाओ, 74 हो गया ए। 75 निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक निरोध रख सकते हैं? तो 90 दिन या 3 महीने, 3 महीने या 90 दिन तक उसको निरुद्ध रखा जा सकता है। अनुच्छेद 22 बोलता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 इंपॉर्टेंट है, 22(1) का 7। 76 हो गया। 76 में आओ, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय किया जाता है केवल उच्च न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय, बी ऑप्शन। 76 में बी, केवल उच्चतम न्यायालय कर सकता है। अनुच्छेद 71 इस बात को बताता है, 71 याद रखना, 71। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये, 89वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में हुआ था और 2004 में पहली बार SC/ST आयोग अलग अलग बनाए गए थे, ठीक है, डी ऑप्शन। सूची 1 सूची 2 मिलाना है, विषय है और अनुच्छेद। देखो, वार्षिक वित्तीय विवरण 112 बोलता है भैया, पहले में हो गया 2, वार्षिक वित्तीय विवरण 112। अनुपूरक अनुदान 115 में 4, अनुपूरक अनुदान 115, और विनियोग विधेयक ये हो गया 114 में विनियोग विधेयक, तो 2 4 3 हो गया। और भैया धन विधेयक 110 में 2 4 3 1, 2 4 3 1 है, 2 4 3 1 बी ऑप्शन हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन। 78 हो गया। 79 आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सही अग्रता क्रम है, अग्रता मतलब पहले छोटा बड़ा ऐसे बढ़ते हुए। देखो, तो ये जो है ना कौन सा, तो सबसे पहले आएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति,
उसके बाद आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये है ए ऑप्शन, है ए ऑप्शन, ठीक है। भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, फिर आएंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, और उसके बाद आएंगे फिर राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है। तो ये है वरीयता क्रम में अग्रता क्रम, ओके, ए ऑप्शन। तो ये आज का हमारा लेक्चर संपन्न। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए, ओके, थोड़ा हेल्प करिए बढ़ाने में, ओके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।